जैसे आप मराठा संघ को पढ़ते हैं, मराठा संघ में कुछ सरदारों की चर्चा की जाती है। उसमें 4 सरदार हैं, सिंधिया हैं और कौन है, गायकवाड़, तीसरे हैं भोसले और चौथे होलकर हैं। अक्सर चाहे पीसीएस का प्री एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का प्री एग्जाम हो, चाहे वनडे का कोई प्री एग्जाम हो जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आरओ या खंड शिक्षा अधिकारी जो भी प्री एग्जाम पर है, ये सवाल जब भी आता है मैचिंग टाइप पे आता है। मैचिंग करवाने के लिए आता है कि सिंधिया की राजधानी या क्षेत्र पूछ लेता है, गायकवाड़ का, भोसले का और होलकर का पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे तो वहाँ आपको बातें मिल भी जाएंगी। तो सिंधिया की अगर बात मैं करूँ तो सिंधिया कहाँ है, उत्तर भारत में है। इसके संस्थापक हैं राणोजी सिंधिया। अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया। ये सवाल पूछा क्या गया है कि क्षेत्र पे सवाल बन चुका है, लेकिन संस्थापक नहीं पूछा गया कि जो है सिंधिया जो थे उसका संस्थापक उस वंश का कौन है, तो इस वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया है। ये सवाल नहीं पूछा गया। अब इस वंश का जो प्रारंभिक सत्ता थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? पहले उज्जैन में स्थापित हुई, बाद में कहाँ स्थापित कर दी गई? ग्वालियर में। तो ये सवाल बन चुका है। ये पूछा गया है कि सिंधिया कहाँ के हैं, तो लोग कहते हैं कहाँ, ग्वालियर के हैं। अब एक खास बात और है कि जो इसमें राणोजी सिंधिया जिनकी चर्चा चल रही है, राणोजी सिंधिया जो कि किसके संस्थापक हैं? ग्वालियर के, या कह सकते हैं ग्वालियर में सिंधिया राज्य के संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया हैं। ये जो पेशवा होते थे मराठा के, उनके यानी कि जो बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव की बात चल रही है। यानी कि 2 नाम आप सुनते हैं बार बार जब मराठा संघ पढ़ते हैं, तो एक नाम सामने आता है क्या, माधवराव सिंधिया। क्या नाम आता है? माधवराव सिंधिया की बात आती है। राणोजी सिंधिया उनके पिता हैं, किसके? माधवराव सिंधिया के। लेकिन राणोजी सिंधिया जो हैं ये बालाजी बाजीराव, किसके यहाँ? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के यहाँ ये क्या करते थे? नौकरी करते थे। और नौकरी कैसी? अर्दली करते थे, अर्दली थे। यानी बालाजी बाजीराव के जूते को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? राणोजी सिंधिया की। और इनका अगर जाति की मैं बात करूं तो इनकी जाति क्या है? बघेल है। राणोजी सिंधिया किस जाति के हैं? बघेल जाति के। तो इनके उन जूता संभालने अर्दली के रूप में चूंकि काम करते बालाजी बाजीराव के यहाँ, इनसे प्रसन्न कौन हुआ? जो मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव तो प्रसन्न हो गया। उसने इनसे कहा कि आपको मैं ग्वालियर का क्या नियुक्त करता हूँ, सूबेदार। तो बालाजी बाजीराव ने राणोजी सिंधिया को ग्वालियर का क्या नियुक्त कर दिया? सूबेदार। और सूबेदार जब नियुक्त कर दिया तो ये अपना वहाँ लंबे समय तक रहे भी। लेकिन जब राणोजी की मृत्यु हो गई तो एक समस्या थी इनके पास। मृत्यु के बाद इनके जितने औरत संतानें थीं सब मर चुकी थी। जो नाजायज यानी जो जारज संतान थी, जिसका नाम था महादजी सिंधिया, वही उत्तराधिकारी बना। कौन? महादजी सिंधिया। राणोजी का उत्तराधिकारी कौन बना? महादजी सिंधिया। अब एक सवाल उठा कि ये कैसे, क्योंकि इनके पास जो, अब ये माधव सिंधिया जिनकी बातें चल रही हैं, राणोजी के जितने पुत्र थे सब मर चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी को था ही नहीं। तो एक नाजायज औलाद उनकी थी जिसे जारज पुत्र कहा गया, महादजी सिंधिया। उसके हाथों में किसका आ गया? पूरा का पूरा जो ग्वालियर का ये वंश सिंधिया वंश है उसके हाथों में हो गया। महादजी सिंधिया पानीपत युद्ध में मराठों की ओर से लड़ा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ 2 लोग थे, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। दोनों ने पानीपत युद्ध में मराठों के सेनाओं का नेतृत्व किया था। यानी ग्वालियर की सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया। लेकिन ये लोग जब युद्ध हारने लगे तो प्रलय काल, जो एक प्रलय खंड है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो हुआ था, उसे माना जाता है कि वो प्रलय है। उस प्रलय से बचने के लिए महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस
दोनों भाग निकले मैदान छोड़ के। जब भाग रहे थे वो, तो उसी में महादजी सिंधिया का एक पैर कट गया और लंगड़े हो गए। मतलब ये कहानी इनकी है। फिर उसके बाद इनकी कह सकते हैं कि जो आंग मराठा युद्ध हुआ उसमें भी भूमिका है। जो सालबाई की संधि हुई है ना, महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में संपन्न हुई थी सालबाई की संधि, तो ये चर्चा वहाँ होती है, इसीलिए इनके बारे में जानना चाहिए। जब आप महादजी सिंधिया के बारे में जानते हैं तो आप प्रथम आंग मराठा युद्ध के दौरान हुई संधि सालबाई की संधि को भी जानना चाहिए आपको, जिसके बारे में चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि सालबाई की संधि किसके द्वारा हुआ, जो है महादजी सिंधिया। और आप इस बात को अंग्रेजों के विरुद्ध गुट तैयार किया था हैदर निजाम, मतलब बहुत सारे लोग थे, वहाँ नहीं जाना, इसके पहले के लेक्चर में हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह आपका सिंधिया है। ये दूसरा कौन है, गायकवाड़ है। यहाँ सीधा सीधा सवाल है, गायकवाड़ कहाँ के थे। गायकवाड़ों की राजधानी बड़ौदा है गुजरात में। इसका संस्थापक मैं कहूँ या ये कहूँ कि गुजरात की जिम्मेदारी सबसे पहले पेशवा ने किसे दिया था, तो दिया था पिलाजी गायकवाड़ को। इसीलिए पिलाजी गायकवाड़ ने किसका स्थापना किया था, गायकवाड़ वंश को स्थापित किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गायकवाड़ों ने अगर देखा जाए 1750 तक इस गायकवाड़ वंश का बड़ा विस्तार किया गुजरात में। और ये कहा जाए गुजरात के बहुत बड़े हिस्से पर गायकवाड़ वंश को पेशवा ने मान्यता दे रखा था, इसीलिए लोग अपना विस्तार करते हैं। सवाल कहाँ बनता है, सवाल बनता है कि गायकवाड़ों की राजधानी क्या है, बड़ौदा, और वास्तव में वंश कहाँ, गुजरात में, यानी इनका क्षेत्र क्या था, गुजरात था। गायकवाड़ों की अपनी राजधानी बड़ौदा है, मैंने बताया आपको। अगर ये कहा जाए कि शुरुआती दौर में जो गायकवाड़ थे वो आश्रित थे, किसके ऊपर आश्रित थे, वो आश्रित थे पेशवा के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे अपना उन्होंने जो उन पर निर्भरता थी उसे कम करना शुरू कर दिया था। यानी अगर देखा जाए धीरे धीरे समय आते आते, यानी जो ये कहा जाए कि गायकवाड़ों में अंतिम फतेह सिंह है। फतेह सिंह ने जो है अंग्रेजों के साथ स्वतंत्र समझौता कर लिया था और पेशवाओं से मुक्त हो गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब तीसरी बात कौन है, भोंसले हैं। इसमें मेन कौन है, एक कहा जाए कि ये जो सतारा, जो भोंसले हैं, सतारा एक शहर है, महाराष्ट्र का जिला है। यानी सतारा पे शासन कौन कर रहा था, कुछ मराठी, जैसे मराठा साम्राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया था, तो ये सतारा में शासन करते थे। जो सतारा का शासक था उसने क्या किया, उसने भोंसले को अपने अधीन रखा था। अब भोंसले कहाँ, नागपुर में, ध्यान रखिएगा आप। ये जो भोंसले हैं, ये वंश की स्थापना कहाँ हुई थी, नागपुर में। यानी ये कहाँ है, नागपुर के भोंसले। तो इनमें मुख्यतः इस वंश में है रघुजी भोंसले नाम है, और इस वंश के जानोजी भोंसले, साओजी भोंसले और मधुजी भोंसले, इतने नाम है जो कि इसमें मेन है। लंबे समय तक इन लोगों ने शासन कर रखा है, कहाँ, नागपुर के ऊपर। कहाँ, नागपुर में किया था इन लोगों ने, रघुजी भोंसले, जानोजी भोंसले, साओजी भोंसले और कौन, मधुजी भोंसले। ये हमें जानना चाहिए कि पूछा जा सकता है आपके प्री एग्जाम में कि मधुजी भोंसले का संबंध किससे है, कहाँ से है, तो नागपुर से है। ऐसा सवाल आपके प्री एग्जाम में छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं, आजकल लोग फंस भी जा रहे हैं। जो इसमें मुख्यतः अगर कहा जाए किसी चर्चा होती है तो वो की जाती है रघुजी भोंसले की। रघुजी भोंसले इस चर्चा में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनका समय 1727 से लेकर 1755 है। जब आप पढ़ते हैं, जब आपने मराठा संघ को पढ़ा तो मराठा संघ में आपने एक चीज़ को देखा था, किसके बारे में देखा, रघुजी भोंसले के बारे में चर्चा। इन्हीं को राघोवा भी कहते थे। इन्हें क्या कहा गया है, रघुजी भोंसले को ही राघोवा भी कहा गया है। मैंने इसके बारे में पहले चर्चा आपसे कर चुका हूँ मैं। अब दूसरी बात की ये कहा जाए कि जब रघुजी भोंसले हुए थे तो ये कहा जाए कि भोंसले वंश में सबसे शक्तिशाली कौन है, राघोवा हैं, जिन्होंने बंगाल बिहार तक अपना विस्तार कर लिया था। किसका विस्तार, मराठा का। मराठा साम्राज्य का बंगाल बिहार तक विस्तार करने वाला राघोवा यानी रघुजी भोंसले हैं, जो कि नागपुर में अपने वंश की स्थापना कर रखी थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि रघुजी भोंसले जब उनकी डेथ हो गई, नहीं रहे, तो रघुजी भोंसले की विधवा थी, यानी उनके कई पत्नियां थीं। उनमें से जो उनकी दूसरी वाली विधवा थी उनका नाम था तुकाबाई या बुकाबाई। उन्होंने अप्पा साहब की कला का फायदा उठा करके, अगर ये कहा जाए कि अप्पा साहब थे और तुकाबाई या बुकाबाई, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, कहाँ, भोंसले परिवार में, और उसका फ़ायदा उठा लिया कौन, वारेन हेस्टिंग ने, और हड़प लिया किसे, भोंसले वंश को या भोंसले राज्य यानी नागपुर को। अब हम बात करते हैं तीसरा किसके साथ, होलकर वंश। होलकर की राजधानी कहाँ, इंदौर में है। संस्थापक कहूँ या पहला पेशवा के द्वारा नियुक्त किया गया पहला यहाँ का शासक कहूँ तो कौन है,
मल्हार राव होलकर हैं। कौन है? मल्हार राव होलकर। इनका क्षेत्र कहाँ था? इनका क्षेत्र मालवा तक विस्तारित था, पूर्वी गुजरात में भी था, खानदेश, इन स्थानों से जैसे मालवा, पूर्वी गुजरात और खानदेश जैसे स्थानों से ये चौथ की वसूली करते थे। चौथा आप जानते हैं मराठा साम्राज्य के समय वसूला गया एक भूराजस्व कर है। अब ये बात समझिए कि होलकर की राजधानी, और अगर ये कहा जाए कि इनके उत्तराधिकारी जो होते राजधानी तो क्या थी? इंदौर थी। लेकिन अब एक बात किया जाए कि इन्होंने अपना जो है क्या कहते हैं व्यापारिक केंद्र किसे बनाया? तो बुरहानपुर को बनाया था। होलकरों का व्यापारिक केंद्र क्या है? बुरहानपुर है। ये बात ध्यान रखिए। ये सवाल आप ना लिखो तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसी वंश में एक पुत्रवधू हैं जिनका नाम है क्या? अहिल्याबाई होलकर। इसी वंश की हैं अहिल्याबाई होलकर। इसी वंश की अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने क्या किया? इस स्वयं सत्ता को संभाला। और कब से कब तक संभाला? 1766 से 1795 इनका समय है अहिल्याबाई होलकर का। 1766 1795। इस वंश को अगर सबसे अधिक कहा जाए गौरवान्वित किया किसी ने या गौरवपूर्ण शासन किया तो अहिल्याबाई होलकर है। जब ये इनकी मृत्यु हो गई, किसकी? अहिल्याबाई होलकर की, तो यहाँ पे तुकोजी होलकर ने शासन किया। और तक तुकोजी होलकर यानी इनके बाद कौन आएगा? तुकोजी आएंगे, तुकोजी होलकर आएंगे। और तुकोजी की जब मृत्यु हो गई तो जसवंत राव होलकर आ गए। कौन आ गया? जसवंत राव होलकर आ गए। अब आपको हम बता दें जसवंत राव होलकर की भूमिका दिखेगी कहाँ? मराठा के पेशवाओं को जब आप पढ़े हुए हैं तो हाँ आपको मिलेगा, उस पर लेक्चर में दे चुका हूँ। अब इंदौर पे शासन कौन करेगा? जसवंत राव होलकर। सत्ता संभाली और फिर बाजीराव द्वितीय स्वास्थ्य संघर्ष हुआ, उसमें हार भी गया। कौन? जसवंत राव होलकर। फिर धीरे धीरे अस्त व्यस्त इनका होने लगा, फिर ये लोग निर्बल होते चले गए। और 1817 के आसपास जाते जाते अगर आप देखेंगे तो जसवंत राव होलकर ने एक संधि किया है। कौन सी? जसवंत राव होलकर ने 1817 में एक संधि किया, जिस संधि का नाम है मंदसौर की संधि। और मंदसौर की संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ इन्होंने कर लिया था। अगर ये कहा जाए यहीं से समापन होगा किसका? इस वंश का भी, क्योंकि बाजीराव द्वितीय से कौन लड़ रहा था? जसवंत राव होलकर। एक बार युद्ध किया, उसमें पराजय इसको मिला था और भाग गया था कहाँ? वो भी चला गया था किसके? अंग्रेजों के शरण में। कौन? बाजीराव द्वितीय। तो ये कहानी इन 4 सरदारों की है। यहाँ सवाल मुख्यतः मैं आपसे कहूँ कि सवाल कहाँ बनेंगे तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ मेनली जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में है छोटे सवाल कि सिंधिया का क्षेत्र उत्तर भारत, राजधानी ग्वालियर, लेकिन प्रारंभिक क्या? उज्जैन। पहले लोग कहाँ थे? सत्ता कहाँ थे? उज्जैन, फिर ग्वालियर। राणोजी सिंधिया संस्थापक है, माधवराव सिंधिया उनके पुत्र हैं, लेकिन राणोजी सिंधिया के मरने के बाद कोई वारिस नहीं है, कोई औरस उत्तराधिकारी नहीं है, तो उत्तराधिकारी महादजी सिंधिया होंगे। ये आप सीधा जानिएगा कि सिंधिया कहाँ? ग्वालियर में। गायकवाड़ कहाँ? बड़ौदा में। कहाँ गायकवाड़ है? बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ? गुजरात में। यानी कि गायकवाड़ की राजधानी कहाँ है? बड़ौदा है। और गुजरात राज्य की जिम्मेदारी पेशवाओं ने किसे दिया? सबसे पहले पिलाजी गायकवाड़ को दिया गया था। भाई इतना जानिएगा। तीसरे कौन? भोसले हैं। भोसले की राजधानी क्या? नागपुर है। इसमें मुख्य शासक कौन है? रघुजी भोसले, जानोजी भोसले, शाबूजी भोसले, मधुजी भोसले। और ये जो रघुजी भोसले हैं यही इसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शासक है किसके? भोसले वंश के, जिसकी राजधानी कहा? नागपुर। नागपुर मतलब महाराष्ट्र। नागपुर किसके अधीन था? सतारा के अधीन था। यानी सतारा के अधीन नागपुर था। अब राघोवा जी, जिन्हें आप रघुजी भोसले कहते हैं, राघोवा कहते हैं, इनकी चर्चा आप पहले की जा चुकी है, बहुत सारी संधियों में किया हुआ है, जैसे कि सालबाई की संधि चर्चा हो चुकी है। फिर आप देखते हैं क्या? होलकर बता। होलकर की राजधानी क्या? इंदौर है। संस्थापक के कहें आप, पहले जिम्मेदारी किसे दिया गया? तो मल्हार राव होलकर को दिया गया है। ये मालवा, पूर्वी गुजरात, खानदेश जैसे स्थानों से कर वसूलने का अधिकार मिला था। इसमें अगर देखा जाए मेनली तो इसमें एक शासिका, उनका नाम अहिल्याबाई होलकर है। क्या नाम है? अहिल्याबाई होलकर। मल्हार राव होलकर के बाद अगर देखा जाए तो अहिल्याबाई होलकर शासन कर रही हैं। अहिल्याबाई होलकर के समय 1766 से 95 तक रही वो। और जब इनकी मृत्यु, इन्होंने क्या किया कि होलकर राजवंश को ऊंचाई पहुंचा दिया। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई यानी इनकी मृत्यु हो गई, तब तुकोजी भोसले आ गए, तुकोजी होलकर आ गए। तुकोजी होलकर आए, इनका समय ज़्यादा लंबा नहीं रहा। जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जसवंत राव होलकर आए।
जसवंतराव होलकर वहीं जिन्होंने बाजीराव द्वितीय से युद्ध किया था और पराजय हुई थी, किसकी बाजी द्वितीय पराजित हो गया था शायद, जहाँ तक है। फिर उन्होंने क्या किया था कि एक संधि किया था, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ किया था। यानी बाजीराव कहाँ चला गया था? बाजीराव अंग्रेजों के शरण में था, इसीलिए जसवंतराव होलकर को 1817 मंदसौर की संधि करनी पड़ी थी। तो ऐसे सवाल जो हैं, छोटे छोटे सवाल जो मराठा संघ को आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हटके हैं। हटके मतलब क्या? मराठा सरदार पर चर्चा नहीं की जाती है, लोग इसे छोड़ देते हैं। लेकिन एक सवाल फिर एग्जाम में आता है, एक सवाल से अगर आप रह जाते हैं तो आप डैमेज कर जाएंगे। अपने एग्जाम में डैमेज कंट्रोल करने के लिए नंबर्स आपके गेन हो, आप प्री क्वालिफाई कर जाइए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से संभालिए, उन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए जो कोर टॉपिक हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। नहीं तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो जितना लंबा समय होता है, लोगों को पढ़ने का समय मिल जाता है। जैसे कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को हो रहा है और जो आरओ का एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को हो रहा है। एग्ज़ाम में एक लंबा गैप होने से और लंबा एक एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से, आरओ का एग्ज़ाम रद्द होने से पुनः एग्ज़ाम करवाने के लिए जब कमीशन तैयार हो तो लंबा समय दे दिया है। अगर देखा जाए तो अभी कोई भी 6-7 महीने ठीक से पढ़ लेता है तो एग्ज़ाम उसको क्वालिफाई कर सकता है। पीसीएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आरओ एग्ज़ाम में तो बेशक आप 6 महीने के अंदर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। बशर्ते कोई टॉपिक की स्टडी करिए। हमसे कोई मदद चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो उससे ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF देख के टेस्ट दीजिए। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं बेशक दे सकते हैं। धन्यवाद।